उसकी आंखें पत्थर बन चुकी थीं। आसमान गूंज उठा और बिजूका के स्थान पर अब सिर्फ राख थी, शांति और मिट्टी की खुशबू। रामू घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। मदन, अब तो चैन मिल गया ना? हवा में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मिट्टी से आती आवाज फुसफुसाई, धन्यवाद भाई। धनपुर गांव एक छोटा सा गांव जो पहाड़ियों और पुराने पीपल के पेड़ों से घिरा था। सुबह की हवा में हमेशा एक सुकून भरी ठंडक रहती थी, लेकिन जब रात होती तो सन्नाटा पूरे गांव को निगल जाता, क्योंकि गांव के किनारे एक जगह थी, अंधेर खेत, जहां कोई सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के उसी छोर पर रहता था रामू, उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी राधा। रामू एक मेहनती किसान था। उसका खेत वही था जिसे लोग अंधेर खेत कहते थे। 3 सालों से लगातार फसलें खराब हो रही थी। कभी मिट्टी सख्त हो जाती, कभी अचानक बीज सड़ जाते। गांव वाले कहते वो जमीन श्रापित है, पर रामू नहीं मानता था। अगर डर से खेती होती तो कोई किसान न बचता। सीता, डर से नहीं रामू, पर कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती हैं। सीता की बातों में डर नहीं, चिंता थी, पर रामू को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी जमीन फिर से हरी भरी होगी। उस रात हवा कुछ अलग थी, हल्की न तेज, बस ठंडी और भारी। खिड़की के बाहर अंधेरा फैल रहा था। राधा और मोहन गहरी नींद में थे, पर सीता की नींद अचानक टूटी। उसने देखा रामू चुपचाप खाट से उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। रामू, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? खेत तक जाकर आता हूँ। बिजूका गिर गया लगता है। बच्चों ने कहा था आज दिन में कुछ अजीब देखा था वहाँ। अजीब मतलब? कहाँ था? कोई बिजूका के पास बैठा था। मैं जाकर देख लेता हूँ। सीता के होंठ थरथरा उठे, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर झांकती रही। रामू ने लालटेन उठाई और खेत की ओर चल पड़ा। रास्ता वीरान था, बस झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती गई। वो बिजूका जो हमेशा सूखा और बेजान दिखता था, आज कुछ अलग था। उसकी टोपी उलटी थी और एक आंख गायब। ऐसा लग रहा था जैसे वो रामू को देख रहा हो। अरे, ये किसने बिगाड़ दिया इसे? जैसे ही उसने बिजूका की टोपी सीधी करने को हाथ बढ़ाया, हवा अचानक तेज चलने लगी। लालटेन की लौ कांपी और फिर बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ बिजूका की परछाई दिख रही थी। रामू ने कांपते हुए पीछे हटना चाहा, तभी आवाज आई, रामू, पहचान मुझे। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज जानी पहचानी थी। वो उसके बचपन का दोस्त मदन था, जो 7 साल पहले नदी में डूबकर मर गया था। मदन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं मरा नहीं था रामू, किसी ने मुझे धक्का दिया था। मेरी आत्मा इस बिजूका में कैद है। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी मिट्टी और राख मिलकर बोल रही हो। रामू कुछ कहना चाहता था, पर गला सूख गया। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और खेत से भागा। घर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया। अरे क्या हुआ रामू? चेहरा सफेद क्यों है? वो बिजूका, वो बोलता है सीता। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर चांदनी फैली थी और खेत में बिजूका फिर से सीधा खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर असली डर तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगली सुबह जब सूरज उगा, सुबह की धूप हमेशा की तरह खेतों पर फैली थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। रामू का पूरा परिवार खेत के किनारे खड़ा था और सबकी निगाहें एक ही चीज पर थी, बिजूका की आंख में जड़ा वो लाल पत्थर। बाबा, ये तो कल नहीं था। क्या ये किसी ने लगाया है? रामू कुछ नहीं बोला, बस टटकी लगाए पत्थर को देखता रहा। पत्थर से अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे सूरज की रोशनी भी उससे डर रही हो। रामू, इस खेत में अब मत जाना, कुछ तो अनहोनी है यहाँ। नहीं सीता, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो भी है उसका सच आज पता लगाना ही होगा। रामू ने पत्थर को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर को छूती हैं, चारों तरफ हवा थम जाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है और फिर खेत की मिट्टी से आवाज आती है, रामू, तू फिर आया। इस बार वो आवाज बिजूका से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आ रही थी। रामू डर के मारे पीछे हट गया। कौन है? सामने आ। अचानक मिट्टी फटने लगी और उसी जगह एक पुरानी माला बाहर निकली। काले धागे में बंधी 3 मोतियों की माला। रामू ने कांपते हाथों से उसे उठाया। जैसे ही माला उसके हाथ में आई, उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। वो वहीं खड़ा था, लेकिन उसके आसपास का खेत अब 7 साल पुराना दिख रहा था, जैसे वो अतीत में पहुंच गया हो। उसने देखा उसी खेत में मदन और वो खुद दोनों हंसते हुए हल चला रहे हैं। अचानक कोई तीसरा आदमी आता है, चेहरा ढका हुआ, हाथ में लोहे का डंडा। रामू, देख इस बार फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, इस बार हम दोनों का मेहनत रंग लाएगा। लेकिन तभी उस नकाबपोश ने मदन को पीछे से धक्का दिया। वो खेत के कुएं में गिर गया और अगले ही पल वो आदमी भाग गया। रामू के वर्तमान शरीर ने जैसे बिजली सी महसूस की। उसके होंठ कांप उठे। मतलब मदन की मौत हादसा नहीं थी। जैसे ही उसने ये कहा, दृश्य गायब हो गया। वो फिर से अपने खेत में था, पर अब बिजूका की दूसरी आंख में भी एक नीला पत्थर चमक रहा था। रामू का डर अब गुस्से में बदल गया था। वो घर लौटा और गांव के पंडित हरिशंकर के पास पहुंचा। पंडित जी, इस लाल और नीले पत्थर का मतलब क्या है? अगर सच कहूँ तो ये साधारण पत्थर नहीं है रामू, ये आत्मा शिला है। जहाँ किसी की मौत अधूरी हो वहाँ ये बनती है। जिस जमीन पर ऐसी शिला होती है वो जगह कभी चैन नहीं लेती। तो क्या मैं उस आत्मा को शांति दे सकता हूँ? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, हर आत्मा शांति नहीं चाहती, कुछ आत्माएं बदला लेती है। रामू ने निश्चय कर लिया। रात होने से पहले वह फिर से
से खेत जाएगा, इस बार अकेला नहीं, उसके साथ होगा दीपक, उसका पुराना साथी। शाम ढलने लगी और दोनों लालटेन लेकर खेत की ओर बढ़े। हवा फिर से वही भारीपन लिए चल रही थी, जैसे अंधेर खेत फिर अपनी सांसें रोक चुका हो। रामू, अगर ये सब सच है तो तेरा दोस्त अभी भी यहीं है। हाँ, और आज मैं जान लूंगा कि उस रात उसे किसने मारा। जैसे ही दोनों बिजूका के पास पहुँचे, लाल और नीला पत्थर एक साथ चमक उठे, जमीन कांपने लगी और बिजूका के पैरों के नीचे से एक हाथ बाहर निकला जो अब भी मिट्टी में सड़ा हुआ था। रामू, भाग चल। नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। रामू ने झुककर उस हाथ को पकड़ा और तभी एक भयानक चीख गूंजी। पूरा खेत लाल रोशनी से भर गया और रामू वहीं गिर पड़ा। जब दीपक ने पलट कर देखा, बिजूका गायब था और उसकी जगह खड़ा था मदन, जिसके चेहरे पर मिट्टी और राख लगी थी, आंखों में वही लाल और नीली चमक। रामू, अब तेरा वक्त शुरू हुआ। रात ठंडी थी पर रामू का शरीर जल रहा था। वो आधी बेहोश हालत में खेत की मिट्टी पर पड़ा था। आंखें खुली तो सामने वही चेहरा, मदन की आत्मा। लाल और नीली रोशनी उसके चारों ओर घूम रही थी। मदन, तू जिंदा है? जिंदा नहीं रामू, मैं अधूरा हूँ। 7 साल पहले मैंने तेरे साथ फसल बांटने से इनकार किया था, याद है? रामू की सांसें अटक गईं। वो पुराना झगड़ा उसके मन के किसी कोने में अब भी जिंदा था। उस रात तू मुझसे झगड़ा करने आया था, पर तू अकेला नहीं था रामू। हवा का रुख अचानक बदल गया। मिट्टी से फिर वही दृश्य उभरने लगे, जैसे खेत खुद सच बयान कर रहा हो। बिजलियों से भरा आसमान, रामू और मदन खेत के किनारे खड़े हैं। दोनों में बहस हो रही है। मैं तेरी जमीन नहीं लूंगा रामू, ये तू समझ ले। मदन, आधी जमीन मेरी है, तू धोखा कर रहा है। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। दीपक की लाश खेत के पास मिली थी। उसके चेहरे पर डर की जमी हुई परछाई थी। हे भगवान, अब तो ये खेत किसी को भी नहीं छोड़ेगा। गांव वाले फिर बोले, ये रामू की जमीन अब मौत की जमीन बन गई है। रामू ने हार नहीं मानी। वो पंडित हरिशंकर के पास फिर गया। पंडित जी, आत्माशिला अब 3 रंग की हो गई है, लाल, नीली और सफेद। इसका क्या मतलब है? 3 रंग मतलब 3 आत्माएं जुड़ चुकी हैं। रामू लाल बदले की, नीली अधूरी आत्मा की और सफेद निर्दोष आत्मा की बलि का संकेत है। मतलब दीपक। हाँ, अब तू इस खेत से जुड़ गया है रामू, और अब या तो तू इस श्राप को तोड़ेगा या खुद इसका हिस्सा बन जाएगा। रामू के भीतर एक आग जल उठी। उसने तय कर लिया, आज रात वो उस नकाबपोश का सच जाने बिना नहीं लौटेगा। आसमान में बादल उमड़ रहे थे, बिजलियां कौंध रही थीं, हर पेड़, हर छाया जैसे कुछ कह रही थी। वो कुएं के पास पहुंचा, जहां 7 साल पहले मदन गिरा था। अचानक पीछे से सरसराहट की आवाज आई। रामू ने पलट कर देखा, वो नकाबपोश वहीं खड़ा था। कौन है तू? दिखा चेहरा। वो आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल में कोई जल्दी नहीं थी। रामू की लालटेन की लौ कांप रही थी। मदन की मौत का कारण तू ही है ना? हाँ, और अब तेरी बारी है रामू। उसने चेहरा खोला और रामू की आंखें फटी रह गईं। वो था पंडित हरिशंकर। पंडित जी, आप? हाँ रामू, उस जमीन में जो खनिज दबे हैं उनकी कीमत तुझे क्या पता। मदन ने मना किया, इसलिए उसे मिटा दिया, और अब तेरी बारी। रामू के गुस्से की लौ भड़क उठी। उसने मिट्टी से वही आत्माशिला उठाई और पंडित की ओर बढ़ा। अब इस जमीन की आत्माएं खुद फैसला करें। अचानक हवा तेज चली। लाल, नीली और सफेद रोशनी एक साथ चमक उठी। पंडित चिल्लाया और उसका शरीर हवा में उठा, फिर जमीन पर गिरा। उसकी आंखें पत्थर बन चुकी थीं। आसमान गूंज उठा और बिजूका के स्थान पर अब सिर्फ राख थी, शांति और मिट्टी की खुशबू। रामू घुटनों पर गिर गया, आंखों से आंसू बह निकले। मदन, तो चैन मिल गया ना? हवा में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मिट्टी से आती आवाज फुसफुसाई, धन्यवाद भाई। अगली सुबह सूरज की किरणें अंधेर खेत पर पहली बार बिना डर के पड़ी। लोगों ने देखा, खेत की मिट्टी अब लाल नहीं बल्कि हरी थी, और जहाँ कभी बिजूका खड़ा था वहाँ सिर्फ एक छोटा सा तुलसी का पौधा उगा था। गांव वाले धीरे धीरे वहाँ जुटने लगे। हर चेहरा अचरज में था। क्या श्राप खत्म हो गया? माँ देखो, पापा का खेत फिर से जिंदा हो गया। हाँ बेटा, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। शामू कई दिनों तक किसी से नहीं बोला। पंडित हरिशंकर की सच्चाई खुल चुकी थी, पर उस रात के दृश्य उसकी आंखों में जमे हुए थे। कभी कभी हवा चलती तो लगा जैसे कोई अब भी खेत के बीचों बीच फुसफुसा रहा हो। धन्यवाद तुम सबको। एक दिन गांव की पंचायत में फैसला हुआ, अंधेर खेत अब किसी की निजी जमीन नहीं रहेगा। वहाँ शांति भूमि नाम का मंदिर बनेगा। हर साल वहाँ दीपोत्सव की रात पूजा रखी जाएगी, जिसमें उन सब के नाम लिए जाएंगे जिन्होंने गांव के लिए बलिदान दिया। एक रात रामू देर तक खेत में काम करता रहा। हवा में वही जानी पहचानी ठंडक फैल गई। चाँद पूरा था और तुलसी का पौधा हल्के हल्के झूमने लगा। मदन, तू फिर आ गया? नहीं भाई, अब मैं नहीं आता। अब हर बार जब तू हल चलाता है
मैं उसी मिट्टी की खुशबू बनकर तेरे आसपास रहता हूँ। रामू की आंखों में नमी थी। उसने धीरे से तुलसी के पौधे के पास दीपक रखा और कहा, जहाँ माफी होती है वहीं सच्ची मुक्ति मिलती है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा खेत में तुलसी के चारों ओर 3 रंगों की चमक थी, लाल, नीली और सफेद। तीनों आत्माओं का मिलन अब मिट्टी में घुल चुका था। वर्षों बाद उसी खेत में एक नया स्कूल बना। नाम रखा गया मदन रामू शिक्षालय, जहाँ हर बच्चे को सिखाया जाता था बदला मिट्टी को जलाता है पर माफी उसे हरा भरा बनाती है। और जब भी दीपक जलते हवा में वही मधुर फुसफुसाहट गूंजती। सच्चा रखवाला वो नहीं जो मौत से डरता है, बल्कि वो जो आत्मा को शांति